नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 32 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 32 का जो पहला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल में मानव की महान खोज थी। तो पूरा पाषाण काल में मानव के द्वारा आग की जो खोज है वो की गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं पूरा पाषाण काल की बात करता हूँ, पैलियोलिथिक एज की बात करता हूँ, तो यह जो है वो एक पाषाण काल का ही भाग है। तो पाषाण काल जो है वो 3 भागों में बटा था। सबसे पुराना जो पाषाण काल का काल था वो था पूरा पाषाण काल, जिसको हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज। उसके बाद था मेजोलिथिक, जिसको मध्य पाषाण काल कहा जाता है, और फिर था नव पाषाण। अब तीनों ही कालों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आग की जो खोज हुई थी ये तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा पूरा पाषाण काल में जो है वो मानव के द्वारा पत्थर के बड़े बड़े औजारों का जो प्रयोग है वो शिकार के लिए किया जाता था। तो ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है, तथ्य में आ सकता है कि उस काल का नाम बताइए जिसमें मानव के द्वारा पत्थर के बड़े बड़े औजारों का जो प्रयोग है वो शिकार करने के लिए किया जाता था। तो वो पूरा पाषाण काल में ही किया जाता था। इसके अलावा पूरा पाषाण काल में ही मानव के द्वारा सर्वप्रथम चित्रकारी जो है वो प्रारंभ की गई, और इसके जो सर्वप्रथम हमें साक्ष्य मिले हैं वो भीमबेटका की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? थोड़ा एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ भी आपको देखने को यहाँ पर धीरे धीरे इस सीरीज में आपको बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो जो पूरा पाषाण काल में है वो चित्रकारी मानव ने शुरू की गई थी, और जिसकी प्रथम बार जो साक्ष्य मिले थे वो भीमबेटका की गुफाओं से मिले थे। भीमबेटका की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर आप टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, हमारे बैचेज जो है वो शुरू हो चुके हैं, और अगर आप हमारे बैचेज से जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं 7876145409, यहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए रहने वाली है। बहुत ही स्मार्ट स्टडी चल रही है। एक दिन में 6 क्लासेस रहने वाली है। अगर आप लाइव नहीं देख सकते हो तो बाद में रिकॉर्डेड भी घर आके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहीं जॉब भी करते हो, हमारी जो फीस है बैच की वो 499 रुपये, मात्र 499 रुपये है। यहाँ पर आपको दिन में 6 क्लासें मिलने वाली, एक दिन में 6 क्लासें आपके लिए रहेगी, और बहुत ही अच्छा टाइम है। क्लासेस जो है वो आपके हिसाब से हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे। तो अगर आप भी हमारे बैच को जुड़ना चाहते हैं, आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, तो 7876145409 आप इस नंबर पे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करके हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। यह भी तो मैंने बात की पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल के बाद आया मध्य पाषाण काल। ये सारे के सारे जो काल है वो स्टोन एज के पीरियड है, चाहे वो पैल्कोलिथिक है, मेजोलिथिक है और न्योलिथिक है। न्योलिथिक मतलब नव पाषाण काल, और मेजोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर पूरा पाषाण काल की भी समय की बात करें तो इसका समय जो था वो 20 लाख ईसा पूर्व, 20 लाख बीसी से 12,000 बीसी, याद रखना। 20 लाख बीसी से जो है वो 12,000 ईसा पूर्व तक जो है वो समय तक इसका पूरा पाषाण काल था। अगर बात की जाए मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बाद क्या आया? मध्य पाषाण काल। आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर कल के लिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब कमीशन का पेपर देने जा रहे हो तो पता हर चीज़ का होना चाहिए। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 12,000 बीसी से, मतलब 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। पूरा पाषाण काल के बाद जो मध्य पाषाण काल आता है, इसी काल में मानव के द्वारा पशुपालन प्रारंभ किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले जो पालतू जानवर मनुष्य ने, आदि मानव ने जो बनाया था वो किसको बनाया था? तो कुत्ते को बनाया था। तो मनुष्य के द्वारा जो पहला, मानव के द्वारा जो पहला पालतू जानवर जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? कुत्ता। तो पशुपालन किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में, मेजोलिथिक पीरियड में शुरू हो गया था। और इसी काल में जो है वो हथियार, अब छोटे और नुकीले हथियारों को बनाया जाता था। हथियारों का प्रयोग तो पहले से हो गया था, पहले पत्थर के औजार बनाए जा रहे थे, लेकिन इस काल में जो है वो छोटे और नुकीले हथियार जो है वो बनाए जा रहे थे। और इन छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो माइक्रोलिथ क्या है? तो अगर माइक्रोलिथ की बात करें भैया, तो माइक्रोलिथ पीरियड जो है वो मध्य पाषाण काल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें माइक्रोलिथ काल के जो है वो हथियार इस काल में होते थे। तो याद रखना माइक्रोलिथ क्या था? तो माइक्रोलिथ जो है मध्य पाषाण काल के क्या थे? हथियार होते थे। इस बात को आपने याद रखना है। तो अगला जो हमारा काल था होता नव पाषाण काल, जिसको न्योलिथिक पीरियड कहते हैं। इसका समय था भाई 10,000 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व में समय पीछे को चलता है, 300 ईसा पूर्व। तो ये भी आपको याद रखना है, 10,000 से 300 ईसा पूर्व इसका समय था। ये भी आपको याद रखना है। 3,000 बोलेंगे, तो इस बात को आपने याद रखना है। और देखिए नव पाषाण काल में सबसे पहले मानव के द्वारा किसकी खोज की गई थी? पहिए की खोज। ये भी पूछा जाता है कि पहिए की जो खोज है वो किस काल में हुई थी? तो पहिए की जो खोज है वो नव पाषाण काल में की गई थी। और एक ताम्र पाषाण काल था, और ताम्र पाषाण काल में किसकी खोज की गई थी? तांबे की खोज। तो याद रखना है तांबे की खोज किस में की गई थी? तो तांबे की जो खोज है वो की गई थी, स्टोप पाषाण काल का ही एक भाग है ताम्र पाषाण, और ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज की गई थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन था, और
देखिए इसको आपने ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट था, परीक्षाओं में काम आने वाला था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी शिल्पकारिता आर्यों में प्रचलित नहीं थी। तो आर्यों में जो है वो ब्लैक स्मिथ, लोहारगिरी जो है वो क्या प्रचलित नहीं थे। इस बात को आपने याद रखना है। अगर आर्यों की बात करें तो आर्यों का जो आगमन हुआ था भारत में वो वैदिक काल में हुआ था। तो याद रखना, आर्यों का आगमन भारत में वैदिक काल में होता है। और आर्य जो है वो एक संस्कृत शब्द है। आर्य जो एक, अगर मैं आर्यों की बात करता हूँ, ऋग्वेदिक आर्यों की, तो आर्यों का जो आगमन भारत में होता है वो वैदिक काल में होता है। वैदिक काल आपको पता होना चाहिए, वैदिक पीरियड। देखिए अगर मैं वैदिक काल की बात करता हूँ तो इसमें आर्य आए थे। और आर्य जो है, आर्य जो शब्द है वो एक संस्कृत का शब्द है। याद रखना, आर्य किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और आर्य का जो अर्थ होता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। आर्य संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। दो प्रकार के व्यक्ति भारत में आते हैं, जिनको तो संस्कृत आते हैं उनको आर्य कहते हैं, और जिनको संस्कृत नहीं आती उनको अन आर्य कहा जाता है। और जो आर्य होता है, जिनको संस्कृत आती है उनको श्रेष्ठ माना गया, जिनको संस्कृत नहीं आती थी उनको क्या माना गया? निम्न माना गया। तो श्रेष्ठ जो है वो आर्य को श्रेष्ठ भी कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना। देखिए अगर मैं आर्यों की बात करता हूँ, आर्य कहाँ से आए थे, ऐसा क्वेश्चन भी परीक्षाओं में आ जाता है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बोला, लेकिन जो सर्वमान्य है वो मैक्स मुलर के द्वारा बोला गया। भाई मैक्स मुलर साहब ने बोला कि आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया, कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आर्य आए थे। इस बात को आपने याद रखना। और यही सर्वमान्य माना गया है कि मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। ऐसा क्वेश्चन भी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। अब दयानंद सरस्वती जी ने भी थोड़ा बहुत बोल दिया। अब दयानंद सरस्वती जी ने क्या बोला? दयानंद सरस्वती जी ने बोला कि आर्य कहाँ से आए थे? उनके अनुसार आर्य जो आए थे वो आए थे तिब्बत से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कथन आ सकता है पेपर में कि आर्य तिब्बत से आए थे, ये किसने कहा? तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा ये कथन कहा गया था। भाई बाल गंगाधर तिलक ने भी आर्य के बारे में बोला। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोल दिया मैक्स मुलर, उन्होंने बोला था मध्य एशिया। और सबसे ज़्यादा जो सर्वमान्य माना जाता है वो मध्य एशिया ही माना जाता है। भाई बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्य आए थे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से आए थे भाई? उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये माना गया है। देखिए आर्यों की अगर बात की जाए तो आर्य जब सर्वप्रथम भारत आए थे तो कहाँ पर आए थे? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान, याद रखना है, पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जब आर्य आए तो कहाँ आए? तो ये पंजाब और अफगानिस्तान में आए। और आर्य जो है एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता है, इस बात को भी आपने याद रखना। आर्य किस प्रकार की सभ्यता है? तो आर्य एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता है, इस बात को आपने याद रखना है। इनकी जो आर्य जो लोग थे, इनकी जो प्रशासनिक इकाई थी वो 5 भागों में बटी हुई थी। इनकी प्रशासनिक इकाई 5 भागों में, सबसे पहले इनमें कुल आता था, कुल के बाद इनका ग्राम आता था, ग्राम के बाद इनका विश्व आता था, और फिर इनका क्या आता था? जन, और जन के बाद इनका आता था राष्ट्र। तो याद रखना कितनी जो इनकी प्रशासनिक इकाई है वो 5 भागों में, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। तो याद रखना है आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटी थी? 5 भागों में, इस बात को आपने याद रखना है। और ऋग्वेद काल के जो आर्य थे, ऋग्वेदिक जो आर्य थे, इनकी सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती। कौन सी थी भैया? सरस्वती, इस बात को भी आप याद रखें। और आर्य राजा दिवोदास के सलाहकार कौन थे? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो एक आर्य राजा थे जिनका नाम था दिवोदास। तो दिवोदास के जो सलाहकार थे उनका नाम था ऋषि भारद्वाज। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही हम यहाँ से देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन यहाँ से रहने वाला है। देखिए अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की कि महावीर की मूल शिक्षाएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संग्रहित है? अगर बात की जाए महावीर की मूल शिक्षाओं की तो ये पूर्वा ग्रंथ में जो है वो संग्रहित है, इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ से जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर बात की जाए महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे, इस बात को आपने याद रखना है। और कहीं ना कहीं जो है वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कमीशन के एग्जाम में कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर जो है वो महावीर स्वामी जी थे, इस बात को आपने याद रखना है। इनका जो जन्म है वो 540 बीसी में हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था, इस बात को आपने याद रखना है। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो पावापुरी में मृत्यु हुई, और कुंडग्राम में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, दोनों ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके पिता का जो नाम था, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। इनकी माता का जो नाम था वो त्रिशला था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। बहुत बारी मिलाने को आ जाता है पिता का नाम, माता का नाम। पत्नी भी एक बार पूछ ली गई थी, तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी जो पुत्री थी इसका नाम था प्रियदर्शनी, और जब पुत्री थी तो दामाद भी होंगे, और इनके जो दामाद का नाम है वो क्या था? जमाली।
तो इनके दामाद का नाम जमाली था, जो कि इनके प्रथम भिक्षु, प्रथम भक्त, भिक्षु होता है एक भक्त टाइप होता है, तो इनके प्रथम भिक्षु कौन थे, तो जमाली इनके दामाद प्लस क्या थे, प्रथम भिक्षु भी थे। इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और इनके जो भाई का, जिनसे इन्होंने आज्ञा ली थी संन्यास की, इनका नाम था नंदी वर्धन। तो याद रखना, हर एक बात मैंने आपको बताई। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, भाई का नाम नंदीवर्धन था और दामाद का नाम जमाली था। और इनके अगर बचपन की बात करें तो महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। क्या नाम था भाई, याद रखना है, वर्धमान इनके बचपन का नाम था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो रिजुपालिका नदी, एक नदी थी जिस नदी का नाम था रिजुपालिका नदी, और साल का वृक्ष, याद रखना, रिजुपालिका नदी और साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस बात को आपने याद रखना। और इस ज्ञान की प्राप्ति को जो है वो कैवल्य कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, कैवल्य जो है इस ज्ञान की प्राप्ति को कहा जाने लगा। इस बात को आपने याद रखना। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको बहुत सारे नाम दिए जाने लगे। एक तो इनको कहा निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ कहा गया। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको कैवल्य, और उस ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया, कैवल्य कहा गया। याद रखना है आपने कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इनको निर्ग्रंथ उसके बाद कहा जाने लगा, और जीन, अहूर्त, अहूर्त, इनको बहुत सारे नाम दिए। जीन कहा जाने लगा, अहूर्त कहा जाने लगा, जो कि कमीशन में आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए अभी से ध्यान से सुनिए भैया। ये थोड़े से टफ है सुनने में, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। निर्ग्रंथ, अहूर्त और जीन ये कहलाए ज्ञान की प्राप्ति के बाद। महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश दिए थे, इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए थे वो प्राकृत भाषा में, किस भाषा में दिए गए थे, प्राकृत भाषा में इनके द्वारा उपदेश दिए गए थे। और इनके द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था वो पावापुरी, कहाँ पे दिया गया था भाई, पावापुरी में। उसी पावापुरी में जहाँ पर इनकी मृत्यु होती है, उसी पावापुरी में इनके द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। इनके द्वारा 3 रत्न की बात की गई। भाई 3 रत्न कौन से सर, हमें भी बताइए, 3 रत्नों के बारे में हमें भी पता होना चाहिए। तो इनके द्वारा जो 3 रत्न बताए गए थे वो था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाएगा। और अगला जो है वो है सम्यक आचरण। तो 3 इनके द्वारा बताए गए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। तो 3 रत्न, इन 3 रत्नों की जो बात है वो किसके द्वारा की गई, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, ये जो की गई थी वो महावीर स्वामी जी के द्वारा की गई थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक थे। हर एक बात आपको याद रखनी है, कोई सी बात भी आपको छोड़नी नहीं है। परीक्षाओं में कोई सी बात भी आपको काम आ सकती है। तो बढ़ते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि बालू पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। देखिए, अगर बालू पत्थर की बात की जाए, बालू पत्थर जो है वो एक प्रकार की अगर मैं बात करूं तो ये ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है, अपसादी जो चट्टान होती है, उस प्रकार का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स का एक ही उदाहरण नहीं है। अगर मैं चट्टानों की यहाँ से बात करता हूँ, ऑप्शन बी यहाँ से सही है, लेकिन अगर मैं चट्टानों की बात करता हूँ तो चट्टानें भैया 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है आपको पता होनी चाहिए। आग्नेय चट्टानें जिनको इग्नियस रॉक्स कहा जाता है, अपसादी चट्टानें जिनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है, और तीसरी है कायंत्रित चट्टानें जिनको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। आपको तीनों बातें याद रखनी है। लेकिन सबसे पहले हम जो रॉक्स जान लेते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स को जान लेते हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में ही पढ़ा था। जो सैंडस्टोन बोली गई है वो किस प्रकार की चट्टान है, एक अपसादी चट्टान है। इस बात को आपने याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर अपसादी चट्टान की, ऑप्शन बी सही है, लेकिन अपसादी चट्टानों के और भी कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल है। जैसे कि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा अगले दिन लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन की अगर मैं बात करता हूँ तो लाइमस्टोन जो है वो एक किस प्रकार का उदाहरण है, तो लाइमस्टोन जो है एक सेडिमेंट्री रॉक्स का उदाहरण है। आपका शेल, शेल किस प्रकार की चट्टान है, तो शेल भी जो है वो एक किस प्रकार की चट्टान है, एक ये सेडिमेंट्री रॉक्स की एक टाइप है। इस बात को आपने याद रखना। आग्नेय चट्टान जिसको इग्नियस रॉक्स कहा जाता है, ये एक ग्रेनाइट, इग्नियस रॉक्स के जो उदाहरण है वो ग्रेनाइट है, गेब्रो है और बेसाल्ट है, याद रखना है। अपसादी के मैंने बता दिए, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल। और जो इग्नियस रॉक्स के जो उदाहरण है वो ग्रेनाइट है, गेब्रो है और बेसाल्ट है। उसी प्रकार जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स है जिनको कायंत्रित और रूपांतरित चट्टान दोनों नाम मैं दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको कायंत्रित चट्टान कहा जाता है। इसमें मार्बल आता है, आपका क्वार्टजाइट आता है, गिनी जिसको स्क्वार्ट्स कहते हैं, स्कीट्स कहते हैं, तो ये भी आ जाता है। तो याद रखना, मार्बल, क्वार्टजाइट और स्कीट्स, गिनी जिसको कहेंगे, ये तीनों इसी में आएंगे। क्वेश्चन एक बार आया था, क्या जो आग्नेय चट्टान है इसको अपसादी चट्टानों में बदला जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, जो आग्नेय चट्टान है वो अपसादी चट्टानों में बदल सकती है।
आज़ादी चट्टानों की ही बात करते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है जो जीवाश्म होते हैं ना, जीवाश्म किन चट्टानों में पाए जाते हैं? तो जीवाश्म जो है वो किन चट्टानों में पाए जाते हैं? तो जीवाश्म जो पाए जाते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में, अपसादी चट्टानों में ही जीवाश्म पाए जाते हैं। आपको जो कोयला वगैरह है वो भी अपसादी चट्टानों में ही देखने को मिलता है। अपसादी जो चट्टानें हैं वो परतदार होती है। ये क्वेश्चन भी आया कि ऐसी कौन सी चट्टानें जो परतदार होती है? तो अपसादी चट्टानें जो है वो परतदार होती है। देखो बताने को मेरे पास बहुत कुछ है, अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ हर एक बात ये बताई जाएगी आपको, बहुत ही डिटेल्स वहाँ पर टॉपिक वाइज हर एक चीज़ करवाई जा रही है, हर एक सब्जेक्ट। ये नंबर है, अगर आप इस नंबर पे अभी भी नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ ले। 499 फीस है। अगर कोई बहुत गरीब है, ये भी फीस नहीं दे पा रहा है, तो उसकी फ़ीस मैं भरूंगा भैया। उसके बदले जो टैक्स रहता है जितना भी, वो भी मैं भर लूँगा। लेकिन वो जो है उसकी फाइनेंशियल अगर वो ठीक हालत नहीं है तो हम फीस भरने के लिए भी तैयार है। लेकिन आप पढ़ने वाले तो बनिए। हम जो, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे भी, मैं इतना आपको पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप इन वीडियो को, जब तक आपका एग्जाम होगा 200 से 300 के बीच में कम से कम ये वीडियो आ जाएगी तब तक, तो अगर आप इन वीडियो को ही देख रहे हैं तो भी आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इन वीडियो को आप लगातार देखें, रिविजन मोड जो है वो 2-2 3-3 बार देखें। देखो कहीं ना कहीं जो है गलतियाँ हर इंसान से होती है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपके लिए नई से नई वीडियो लाई जाए, और हर एक बंदा, हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट देता है, तो हम भी कोशिश चाहते हैं कि आपके लिए और बेस्ट दिया जाए। अगला क्वेश्चन बोला है कि भूकंप का परिमाण मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अगर बात की जाए कि जो भूकंप है, अगर उसको मेजर करना है, अर्थक्वेक को अगर मेजर करना है, तो किस उपकरण का, हम किस मेजर का प्रयोग करेंगे? तो भाई हम प्रयोग करेंगे सिस्मोग्राफ का। बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाएगा अगर भूकंप आता है। आपको यहाँ पर ऑप्शन में और भी ऑप्शन दिख रहे होंगे। देखो मैं बिना ऑप्शन के बात करता ही नहीं हूँ। बोल्ट मीटर यहाँ पे दिया है। बोल्ट मीटर का काम क्या होता है? बोल्ट मीटर का काम होता है जो वोल्टेज होती है, ये ऐसी डिवाइस होती है जो वोल्टेज को एसी और डीसी से एसी में जो है वो मेजर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जो अल्टरनेटिव, जो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट की जो वोल्टेज होती है उसको मेजर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है वोल्ट मीटर को। भाई वोल्ट मीटर में जो है वो सर्किट के समान, जो सर्किट होती है, सर्किट के समांतर लगाया जाता है वोल्ट मीटर। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था, लेकिन आप ये साइंस के क्वेश्चन है और बेसिक साइंस के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि भाई वोल्ट मीटर का काम क्या होता है। तो जो डीसी होता है, डायरेक्ट करंट होता है, डीसी को एसी की जो वोल्टेज को मेजर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो डीसी और एसी की जो करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट की जो वोल्टेज होती है उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को यूज़ किया जाएगा। भाई गैल्वेनोमीटर करंट की दिशा का पता लगाता है, कहाँ पे करंट डिटेक्ट कर रहा है। सिस्मोग्राफ तो भूकंप के लिए मैंने बता दिया आपको। हाइड्रोमीटर जो है वो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है उसको मेजर करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर के अलावा बैरोमीटर है। बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। मैनोमीटर आपने सुना होगा, ये खाली प्रेशर को मेजर करता है। और जो, अगर मैं पायरोमीटर की बात करता हूँ तो ये हाई टेम्परेचर को जो है वो मेजर करता है पायरोमीटर। तो इस क्वेश्चन से आज हम इतना ही देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिबल क्रॉप ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की जो इंपॉर्टेंट एडिबल जो क्रॉप है ऑस्ट्रेलिया की, वो कौन सी है? तो वो भैया गेहूँ है, वीट है। इस बात को आपने याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों में से सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। और कंगारू जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, और विली जो यहाँ पर है वो भी जो घास के मैदान है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इस बात को आपने याद रखना। और गर्मियों में जो क्रिसमस की छुट्टी मनाई जाती है वो ऑस्ट्रेलिया में ही मनाई जाती है। ये सारी बातें मैंने आपको अभी बताई है। एक संगठन है क्वाड का सदस्य क्या ऑस्ट्रेलिया है? ये भी जी आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, एक क्वाड संगठन है जिसकी स्थापना 2005-6 के आसपास हुई थी। तो इसका भी सदस्य है भाई ऑस्ट्रेलिया। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो इस संगठन, हम वहाँ पे जो हमारे बैच चल रहे हैं वहाँ ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। जय श्री गुरु महाराज, जय माता।